हिंदी क्लब के धमाका सीरीज में फिर से आपका एक बार स्वागत है। पिछली बार हमारा टारगेट था 300 लाइक का, लेकिन समय अभाव के कारण समय वीडियो अपलोड नहीं हो सका है। लेकिन इस बार हम लेकर आए हैं धमाका सीरीज का मैथ का वीडियो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत डिमांड था भी इसका। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो का लाइक का टारगेट है आपका 300 लाइक। फिर से अगर मिलते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। इसमें देखा जाएगा टोटल 30 पेजेस हैं, लेकिन हो सकता है ये 3 पार्ट में बने, हो सकता है 2 पार्ट में बने, क्योंकि कुछ समझाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ विषय है। इसके साथ ही आपको स्पीड से संबंधित समस्या हो रही होगी तो ऊपर में 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद प्लेबैक स्पीड को सेट कर लीजिएगा। ऊपर में जाइएगा तो आपका स्पीड स्लो होगा, नीचे में क्लिक कीजिएगा तो आपका स्पीड फास्ट होगा, बीच में है तो नॉर्मल है। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं यही स्पीड रहेगा। इस पीडीएफ में जो भी लाइंस आपको दिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, नहीं तो रट लीजिएगा और साथ में समझ भी लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें देखा जाए तो पहला पॉइंट आपका प्राथमिक स्तर से संबंधित है। क्या कुछ इसमें लिखा गया है, चलिए देखते हैं। प्राथमिक स्तर के किसी भी पाठ्यक्रम में मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ा जाना चाहिए। अब ये जो शब्द है मूर्त से अमूर्त, इसे जरूर समझिएगा और ये याद भी रखिएगा। बहुत बार पूछा भी गया है और यही चीज पूछा गया है कि जो पाठ्यक्रम जो होता है वो किस तरीके का होता है। तो वहां पे आपको ऑप्शन में दिया गया था मूर्त से अमूर्त। मूर्त मीन्स होता है जो आपका प्रत्यक्ष रूप से समान दिख रहा है, जैसे आपके सामने ब्लैक बोर्ड भी दिखता है, वो एक तरह का मूर्त है। चौक दिख रहा है आपके सामने तो वो आपका मूर्त है। लेकिन किसी विषय के बारे में बातचीत हो रहा है, वो विषय वहां पे नहीं है, वो चीज वहां पे नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका अमूर्त। यानी पहले सामने सारा चीज रखिए, वो हो गया आपका मूर्त, फिर अमूर्त यानी किसी और के बारे में बातचीत करके पढ़ाना। तो ये होता है मूर्त से अमूर्त और इस इस तरीके से पाठ्यक्रम की ओर बढ़ा जा सकता है। तथा बाद में गणित में अमूर्तन का महत्व समाविष्ट होना चाहिए। निचली कक्षाओं में यह महत्वपूर्ण है कि पहले चरण में मूर्त वस्तुओं पर आधारित गतिविधियां दी जाए, जिससे बच्चा अपने दैनिक जीवन की तार्किक क्रियाओं एवं गणितीय चिंतन के बीच संबंधों को समझने में लायक बन सके। अंकों से जुड़ी गणितीय खेल, पहेलियां तथा कथाएं बच्चों को इन संबंधों को बनाने में मदद करती है और उनकी रोजमर्रा की समझ का निर्माण करती है। खेल आम आदमी दिनचर्या वाले खेल न हो, बच्चों को अनुपदेशात्मक की फीडबैक देने वाले हों, जिसमें शिक्षण का बहुत कम हस्तक्षेप हो। ये अनुमान या पूर्व ज्ञान, योजना तथा रणनीति तैयार करने को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कक्षा 3 में चतुर्थांश। अभी ये भी पूछेगा कि चतुर्थांश क्या होता है। तो चतुर्थांश यानी 1/4। एक चतुर्थांश मीन्स क्या हो गया, 1, एक मीन्स 1, चतुर्थांश मीन्स बटे 4 की संकल्पना समझने के लिए उचित अनुक्रम क्या होगा, यह पूछा जा सकता है। कि इसके लिए मान लीजिए 1/4 हमको समझाना है बच्चों को, इसके लिए कौन सा क्रम अपनाएंगे। अब 2-3 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा, उसको बताएगा कि इसका क्रम बताइए, एक में कौन आएगा, 2 में कौन आएगा, 3 में कौन आएगा। तो ये आपको बताना पड़ेगा, वो क्रम याद कर लीजिए। ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना। एक ठोस पदार्थ लेंगे, उसको 1/4 करेंगे। 1/4 कैसे होता है मैं समझाऊंगा कि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। नहीं, चलिए थोड़ा सा समझा देता हूं मैं, लेकिन वीडियो लंबा होते चला जाएगा, फिर आपके वीडियोस के जो पार्ट होंगे और ज्यादा हो जाएगा। जैसे मैं मान लीजिए एक ठोस पदार्थ है, कुछ भी टॉफी का डब्बा या कुछ भी हमने लेके गया। अब इसको 1/4 समझाना है कि वो ठोस पदार्थ आपके सामने लेके आए। अब इसको 4 भागों में, बराबर भागों में हम बांटते हैं। एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, तो 4 भाग हो गया। यही चीज कहा जा रहा है कि ठोस पदार्थ को उसे चतुर्थांशों में बांटना। उसके बाद चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना, जो भी 1/4 है जो प्रतीक है उसका वो लिखना। चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना, जो उससे संबंधित चित्र है उसको दिखाना। तो आपने देखा यहां पे इन्होंने क्या किया, मूर्त से अमूर्त की तरफ जा रहे हैं। मूर्त से क्या किया, मूर्त में क्या हो गया, ठोस जो पदार्थ है वो मूर्त हो गया सामने प्रत्यक्ष रूप से, ये मूर्त से अमूर्त की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आते हैं हमेशा। अगला पॉइंट आपका, गणित केवल अंक गणित नहीं है, इसमें आकार, दिक् संबंधी समझ, पैटर्न, मापन तथा आंकड़ों की हैंडलिंग भी शामिल है। उच्च कक्षाओं में ज्यामिति की प्रस्तावना के रूप में केवल आकारों और उनके गुणों के साथ कार्य करना ही पर्याप्त नहीं है।
यह भी महत्वपूर्ण है कि संबंधित शब्दों की शब्दावली तैयार की जाए जो बच्चे की दिग स्थान की समझ बढ़ा सके। अगला पॉइंट, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। बहुत बार पूछा है कि मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन से हैं। तो मूलभूत संक्रियाएं आपके 4 हैं। कौन कौन से हैं? योग, व्याकलन। व्याकलन को घटाओ या घटाना भी कहा जाता है, लेकिन अधिकतर वहां व्याकलन ही दिया जाता है। को कभी भी गलती मत कीजिएगा, जोड़ हो गया यानी योग लिखा जाता है, व्याकलन हो गया आपका घटाओ या घटाना। गुणा एवं भाग, यही 4 हैं आपके, योग, व्याकलन, गुणा और भाग। यदि शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं यानी जोड़, घटाओ, गुणा, भाग यानी जोड़, व्याकलन, गुणा एवं भाग संपन्न कराने में समर्थ है, तो ये कौन सी अवस्था हो सकती है? तो ये संक्रियात्मक अवस्था में है। बच्चा क्या है, किस अवस्था में है? संक्रियात्मक अवस्था में है, क्योंकि यही चारों क्या है? संक्रिया हैं, इसलिए संक्रियात्मक अवस्था में है। ये चारों संपन्न करने में समर्थ हैं। तो अगला पॉइंट, अंक तथा अंक संक्रियाएं। प्राकृत संख्याओं से जुड़ी संक्रियाएं। अब प्राकृत संख्या क्या होता है, ये इसी पीडीएफ में है लेकिन लास्ट में है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों में अंतर आपको मालूम होना चाहिए। 0 लग जाएगा तो पूर्ण हो जाएगा, प्राकृत 1 से स्टार्ट होता है। चलिए, प्राकृत संख्याओं से जुड़ी संक्रियाएं प्राथमिक गणित के पाठ्यक्रम का एक बड़ा भाग होती है, लेकिन इसमें जोड़, घटाव, गुणा के स्टैंडर्ड एल्गोरिथम तथा पूर्णांक के भाग पाठ्यक्रम में ज्यादा स्थान पाते रहे हैं। यह अंकबोध के विकास तथा अनुमान तथा निकटन कौशलों की कीमत पर होता है। इसका परिणाम यह होता है कि जब विद्यार्थियों को शाब्दिक समस्याएं हल करनी पड़ती है, तब वे पूछते हैं, मैं जोड़ूं या घटाऊं, मैं गुणा करूं या भाग दूं। संकल्पनात्मक आधार की कमी के बाद की कक्षाओं में बच्चों का पीछा करती रहती हैं। इससे यह दिशा मिलती है कि संक्रियाओं से प्रसंगानुसार ही परिचित कराया जाना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण एवं परियोजना का उपयोग किया जा सकता है। किसका किसका उपयोग किया जा सकता है? को ये बोल्ड में जो लिखा गया है, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना का उपयोग किया जा सकता है। आगे है, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। गणित जो होता है शिक्षण के किस उद्देश्य को पूरा करता है? तो शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। बच्चे के चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। किस तरह के उद्देश्य को पूरा करता है? तो ये चिंतन के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। एक और इसमें पॉइंट है उद्देश्य से संबंधित महत्वपूर्ण, गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। किसका पूरा करता है? तो शिक्षण के उद्देश्य का पूरा करता है। तीनों उद्देश्य से संबंधित है, तीनों याद रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं एनसीएफ 2005 से संबंधित कुछ पॉइंट है, उसे भी याद कर लीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम जो होता है वो कैसा होता है? कुछ छात्रों के प्रतिदिन अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कुछ छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक, गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक की यह विशेषता है कि उसमें अवधारणाओं की परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या क्या है? तो गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना तथा तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना होता है। यह एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण का ये सारे क्या है? उद्देश्य हैं। एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य, याद रखिएगा शब्द अगर पूछेगा संकीर्ण उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न में रहेगा संकीर्ण उद्देश्य, तब यहां पे संख्यात्मक कौशलों का विकास करना है। संकीर्ण छोटा, लेकिन कभी कभी ऑप्शन अगर संकीर्ण उद्देश्य ऑप्शन में दे देगा तो वो निगेटिव सेंस में आता है, यानी देख के उसे काटना होता है। लेकिन प्रश्न में रहेगा तो संख्यात्मक कौशलों का विकास करना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा
का केंद्र होना चाहिए। कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जीवन से जोड़ने में सहायता करना चाहिए। अगला पॉइंट है, एक अच्छा गणित शिक्षक होने के लिए उसमें वैचारिक ज्ञान, समझ और वास्तविक जीवन की गणित की सामग्री से संबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। अर्थात गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर वास्तविक जीवन जोड़ने के लिए क्या क्या होना चाहिए। एक तो हमेशा याद रखिएगा, वास्तविक जीवन से संबंधित जब भी ऑप्शन आता है वो सही होता है। इसमें अगर उसे जोड़ने के लिए क्या क्या होना चाहिए ये भी पूछ दे तो वहां अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता। वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना ये मेल नहीं खाता। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य ध्येय क्या है, तो बच्चों के गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना है। गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना क्या होता है, को गणित की शिक्षा का ये मुख्य ध्येय है। अब हम कुछ सकारात्मक शब्द या वाक्य देख लेते हैं, यानी टैग वर्ड जिसे आप लोग नाम से जानते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड जिसको जानते हैं, उसी में से हम देख रहे हैं पॉजिटिव वर्ड, जिसे देख के आपको टिक करना होगा। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि ये कार्य कैसे किया जाए, जैसे जोड़ वगैरह चाहे गुणा वगैरह की बातचीत होती है, तो उसमें हम लोग प्रैक्टिकल रूप से किसी भी चीज को दिखाते हैं ताकि बच्चे करके सीखें। उसी से संबंधित है पहला पॉइंट, गिनतारा पर प्रदर्शित करना फिर लिखना। यानी कोई चीज गलती करता है बच्चे को डायरेक्ट उसको सही उत्तर नहीं लिखाना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, गिनतारा पर उसे प्रदर्शित कराना चाहिए ताकि वो कर ले, करके वो सीख जाए, फिर उसे लिखने के लिए कहना चाहिए। पहला पॉइंट, गिनतारा की जगह पे कुछ और हो सकता है, जिस तरह की त्रुटि होगी उस तरह का उपयोग होगा। यानी ग्राफ पेपर का उपयोग करेगा, गिनतारा का उपयोग करेगा, किसका उपयोग करेगा, तो इस सब के बारे में जानना चाहिए। इस सब के बारे में इस नोट्स में है लेकिन आगे में है। दूसरा पॉइंट, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग। तीसरा है, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। जो भी त्रुटि बच्चे करते हैं तो वो उनकी गलती नहीं होती, वो उनके सोच को दिखाता है कि वो क्या मतलब किस तरह की सोच रखते हैं। तो इस चीज को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे गलती करते हैं तो ये गलत है, ये है वो, ऐसा गलत मत सोचिएगा, क्योंकि ये उनके सोच को दिखाता है कि इस तरीके से वो बच्चे सोच रहे हैं इसके बारे में। चौथा, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। ये भी आपका पॉजिटिव यानी सकारात्मक शब्द है। इसके बाद चलते हैं नकारात्मक शब्द पे। नकारात्मक शब्द बहुत सारे हैं जिसे आपको देख के काटना होगा, लेकिन थोड़ा समझ के काटिएगा। पहला है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। हमने बताया कि जब भी ऑप्शन में ये आएगा उसे गलत करना है, ये सारे ऑप्शन में आएंगे। दूसरा है, सामान्य त्रुटियों को पहचाना। जैसे कोई बच्चा छोटा मोटा गलती करता है, उसी जैसे कोई बच्चा गलती करता है, पूछ दिया कि प्रश्न में कि बच्चे जो गलती करते हैं तो वो किस तरह की मतलब क्या है, वो किस तरह का सोच दर्शाता है या क्या है, तो उसमें एक ऑप्शन दे देगा सामान्य त्रुटियों को पहचानना। शिक्षक को क्या करना चाहिए कि सामान्य त्रुटियों को पहचानना चाहिए, ये दे देगा ऑप्शन, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो भी गलती होता है उनके सोच को दर्शाता है, तो पहचान वगैरह नहीं करना है। तीसरा पॉइंट है, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा। जब भी परीक्षा वगैरह की चर्चा है वो नेगेटिव सेंस में होता है, उसको देखना है और काटना है। जब भी अगला जो पॉइंट है, विद्यार्थियों के ग्रेड यानी श्रेणी और रैंक की जो स्थिति है, वो जब भी रैंक वगैरह ग्रेड वगैरह की चर्चा वो भी नेगेटिव सेंस में होता है, उससे तुलनात्मक दृष्टि होता है, बच्चों में द्वंद्व पैदा होता है, जिसके कारण ये हमेशा नेगेटिव सेंस में जाता है। इसके बाद त्रुटियों के बारे में लगता है कुछ ऑप्शन है। गणित में त्रुटियां लापरवाही दर्शाती है, ये ऑप्शन मिले आप निश्चित काटिएगा इसे। छठा ऑप्शन है, गणित में त्रुटियां विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है, यानी कितना प्राप्त करते हैं। तो जब भी प्राप्तांक वगैरह के बारे में फीडबैक, प्राप्तांक यहां पे याद रखिएगा, यहां पे सोच के बारे में नहीं लिखा है, प्राप्तांकों के बारे में, यानी जो अंक प्राप्त करते हैं। जब भी अंक की बात की जाए, जब भी ग्रेड की बात की जाए, जब भी परीक्षा की बात की जाए, जब भी रैंक की बात की जाए, जब भी उच्च स्तर पढ़ाने की बात की जाए, यानी ऊंचे क्लास में पढ़ाने की बात की जाए, तो ये सारे ऑप्शन गलत होते हैं। जब आप कहिएगा कि उच्च क्लास में जाने के लिए पढ़ाया जा रहा है, कि ये ऑप्शन क्यों गलत होता है, इसलिए गलत होता है क्योंकि वो ऊंचे क्लास में जाने के लिए पढ़ाई नहीं करते, वो अपनी वास्तविक दुनिया में जाने के लिए, यानी जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे आप पढ़ लिए, पढ़ के अब अभी आए ना अपने वास्तविक दुनिया में, जो भी ज्ञान आपने बचपन में अर्जित किया उसका आप उपयोग कर रहे हैं इस समय,
इसलिए मेरी जो भी बातें वो समझ पा रहे हैं, तो इसीलिए वो पढ़ने स्कूल में जाते हैं, ना कि अपर यानी ऊपर में पढ़ने के लिए जाते हैं। इसलिए ये सारे ऑप्शन गलत होते हैं। अगला है, गणित में त्रुटियां का कोई स्थान नहीं है। त्रुटियां, गलतियां निश्चित ही हर इंसान से होता है। त्रुटियों से, जो त्रुटि करते हैं, जो गलती करते हैं, उसी से हम सीखते हैं। अगला ऑप्शन है आपका यानी जो निगेटिव ऑप्शन है, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। यह भी जब मिले परीक्षा वाला ऑप्शन मिले तो उसे काटना है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। जब भी ऑप्शन मिले गणित तो बहुत कठिन विषय है, ऑप्शन में दे दिया गणित किस तरह का है विषय है, तो उसमें दे दे ये कठिन विषय है, सभी बच्चे नहीं सीख सकते हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है, तो ये सारे ऑप्शन गलत होते हैं। कोई भी विषय फास्ट नहीं होता है, कोई भी ये नहीं होता, दिक्कत वाला चीज नहीं होता है। 10 नंबर पॉइंट है, आमतौर पे लड़कियां गणित में कमजोर होती है। हो सकता है इसमें दे दिया जाए आमतौर पे जो लड़के होते हैं गणित में तेज होते हैं और लड़कियां होती है ये कमजोर होते हैं। ये किस तरह का कथन है? ये तो ऑप्शन में देगा तो काटेंगे, साथ में ये प्रश्न जो देगा वो किससे संबंधित है? रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, तो ये ऑप्शन में ढूंढिएगा, इसे टिक कीजिएगा। जब ये ऑप्शन में मिल जाए यानी ये जो लाइन है क्वेश्चन में मिलेगा को लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक रूढ़िवादिता वाला टिक होगा। अगर ये ऑप्शन मिल जाए तो देख के काटना है आपको। चाहे पूछ दे कि लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक रूढ़िवादिता को कौन सा ऑप्शन दर्शाता है तो ये सही हो जाएगा, लेकिन इसमें पूछ दे कि कौन सा इसमें कथन नहीं होना चाहिए जो गणित से संबंधित नहीं है, तो वो है आपका ये आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, सभी सामान्य रूप से बच्चे सीखते हैं। अगला पॉइंट है, गणित केवल कठोर अभ्यास से ही सीखा जाता है। ये भी ऑप्शन मिलेगा तो काटना है आपको। अगला ऑप्शन है आपका, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। अगला ऑप्शन है, उच्चतर गणित के लिए तैयारी करना, यानी उच्चतर में तो अगले क्लास के लिए। गणित में अमूर्त विचार जानना, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। ये सारे ऑप्शन निगेटिव सेंस में जाते हैं, देखना है काटना है। गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। संकल्पनाओं को जटिल से सरल, देखिए यहां इन्होंने लगाया है कितना अच्छे तरीके से, जटिल से सरल रूप में। हमने पढ़ा था कि मूर्त यानी एक तरह से सरल हो गया, सरल से हम अमूर्त की तरफ जाएंगे यानी जटिल की तरफ जाएंगे, लेकिन ये उल्टा ही दे दिया है, जटिल से सरल के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन देख के काटना है। संकल्पनाओं को पूर्णतया से, देखिए पूर्णतया मतलब पूर्ण पहले ही पढ़ा दें, बाद में श्रेणी करके समझाए तो बच्चे को पूर्ण समझ में आएगा। छोटा छोटा चीज नहीं समझेगा तो पहले ही पूरा दे दीजिएगा तो समझेगा, ब्लास्ट हो जाएगा दिमाग, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा मिलेगा। तो जब भी केवल वाले ऑप्शन मिलेंगे उसे काटिएगा। शिक्षक से संबंधित कोई ऑप्शन मिलेगा तो उसे काटिएगा, क्योंकि शिक्षक क्लास में पढ़ने मतलब नहीं जाता है। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, वो कुछ मार्गदर्शन कर सकता है बच्चे का, लेकिन पढ़ने कौन जा रहा? बच्चे। वास्तविक दुनिया में जाके फाइट कौन करेगा? तो बच्चा करेगा, तो बच्चे से संबंधित जो भी ऑप्शन होता है वो सही होता है। इसमें देखिए क्या लिखा गया, केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन पूछ दे ये कि इस तरह के कार्य किसको करना चाहिए, तो वो केवल शिक्षकों द्वारा करना चाहिए, शिक्षकों द्वारा बनाना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमेशा गलत है, क्योंकि ये शिक्षक से कोरिलेटेड हो जाता है, जबकि जो महत्वपूर्ण है वो हमारे लिए बच्चा है, क्योंकि उसे वास्तविक दुनिया में जाके फाइट करना है। 20 नंबर है, बहुत सारे प्रश्न देना। जैसे बच्चे कोई गलती कर रहा है, उससे बार बार गलती हो रहा है, इसको सुधार के लिए क्या करना चाहिए, तो उसमें दे देगा ऑप्शन के बहुत सारे प्रश्न दे देना चाहिए ताकि वो सीख जाए, लेकिन ये ऑप्शन हमेशा गलत होता है। उसको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक सिखाने से कोई फायदा नहीं है, खुद से करके वो सीखे। अगला ऑप्शन है, उन्हें बताना कि यह गलत है। ये भी ऑप्शन में दे दिया जाए तो ये गलत है कि ये जो क्वेश्चन तुमने बनाया है ये गलत है, क्योंकि ये अगर बताते हैं, क्वेश्चन देते हैं ये गलत है, हो सकता है 2-3 बार आप ये बात कहें कि तुम तो गलत ही बनाते हो, ये गलत है, ये गलत है, वो क्या हो जाएगा, अगले दिन से आपके क्लास में कहेगा, आएगा ही नहीं, बोलेगा कि जो भी बनाता हूं वो हमको समझ में नहीं आता, हमसे बनता ही नहीं है। तो इसलिए उसे समझाने पे कोशिश कीजिए, करके सिखाने पे बल दीजिए। ये कभी मत कहिए कि ये क्या है, ये गलत है। तो इसमें अगर इस तरह का ऑप्शन मिले, उन्हें बताना है कि ये गलत है, ये नेगेटिव सेंस में आता है, केवल देखना और काटना है। सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहना। अब कभी कह दिया जाएगा कि सही उत्तर 5 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, 50 बार लिखिए, तो ये भी हमेशा गलत है, क्योंकि बच्चे को करके सीखना है। अगला ऑप्शन, शब्द संग्रह। शब्द संग्रह से संबंधित कोई ऑप्शन मिले तो वो गलत होता है। परिभाषा से संबंधित कोई ऑप्शन मिले वो गलत होता है। आकृतियों की पहचान तक सीमित, केवल आकृतियों को पहचान करने की बात कहना, तो ये भी गलत सेंस में आता है। स्मरण करना, किसी भी ऑप्शन में स्मरण शब्द छुपा हुआ हो वो ऑप्शन गलत होता है। कंठस्थ करना किसी भी ऑप्शन में छुपा हुआ वो गलत होता है। याद करना किसी में ऑप्शन
ऑप्शन छुपा हुआ हो तो वो गलत होता है। किसी भी ऑप्शन में अंकों में भ्रमित करने से संबंधित या कहीं भ्रम शब्द छुपा हुआ हो किसी ऑप्शन में, वो गलत सेंस में होता है। जटिल कार्य से संबंधित कोई ऑप्शन होता है वो गलत ऑप्शन होता है। तो ये जितने लगातार आपके ऑप्शन आ रहे हैं ये हमेशा देखना है और इन शब्दों को ढूंढना है और काटना है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी ऊपर में प्रश्न में कौन सा इसमें नहीं हो सकता ये प्रश्न पूछे तो यही सब सही हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? नहीं आई तो इस जो हमने अभी कहा है इसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा और बताइएगा कि सर ये बात हमको समझ में नहीं आई कि प्रश्न में नहीं। देखिए होता क्या है, थोड़ा समय ले लेता हूं। अगर प्रश्न में नहीं लिखा होता है, अगर प्रश्न में क्या लिखा, पूरा प्रश्न लिख दिया गया, यहां नहीं लिख दिया गया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह हुआ कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है उसे टिक करना होता है। कि जाहिर सी बात में किसी में कंठस्थ करना या स्मरण लिख दिया गया है तो उसे मैं क्या कर दूंगा, टिक करूंगा। ठीक है, अगर यहां नहीं लिखा गया है तो ये ऑप्शन, किसी में स्मरण है तो उसे काट दूंगा, किसी में कंठस्थ है उसे काट दूंगा, किसी को याद करने वाला ऑप्शन है उसे मैं काट दूंगा, और जो बच गया वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। यही पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव हम हमेशा पढ़ाते हैं शुरू से ही। 2-3 साल पहले का देखिएगा, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव का वर्ड है। और इसके साथ ही बता दूं कि आपके 2 पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड वाले वीडियो हैं, वो है साइकोलॉजी का, उसे जरूर देख के जाइएगा। एक पॉजिटिव का वीडियो है, एक नेगेटिव का। कोशिश करेंगे कि इसी में हम लिंक में डाल दें। अगर मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ से संबंधित 2 वीडियोज और देखिएगा। एक प्रीवियस ईयर हमने सॉल्व किया, प्रीवियस ईयर 2019 का 3 वीडियोज है, उसे देख लीजिएगा। एक और प्रीवियस ईयर मेरे ख्याल से 2016 का सॉल्व है, उसे देख लीजिएगा। इसके साथ ही सार्वगुणनखंड, सार्वगुणज, इससे संबंधित प्रश्न आएगा ही, इसे जरूर देख लीजिएगा। इतना वीडियो देखिए और फिलहाल जो हमारा रन हो रहा धमाका सीरीज, इसे देखिए। कंप्लीट आपका मतलब जितना भी मैथ में प्रश्न आएगा वो यहीं से आएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैथ बनाते समय हमेशा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ में। अगला है कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर तुरंत देना। अगर कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर तुरंत देने से संबंधित है वो गलत होता है। मतलब कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है तो वहां पे ये निगेटिव सेंस में आ जाएगा। गणित की समस्याओं पे दूसरों के विचारों को खंडन करना। हो सकता है कि कोई विचार रख रहा, उसे आप खंडन कर दिए, इसका मतलब आप खंडन करने से बच्चों का मुंह बंद करवा रहे हैं। तो जब भी इस तरह का ऑप्शन आएंगे, बच्चों को बोलने व्यक्त करने का अवसर दीजिए, वो बोले। जब भी अवसर वाले ऑप्शन मिलेंगे वो सही होते हैं। इसके बाद है केवल। केवल शब्द मिलेगा, उसे अधिकतर किसी एक चीज पे इंडिविजुअल इंडिकेट करता है, जिसके कारण ये केवल वाले शब्द हमेशा गलत होते हैं। यानी केवल किसी ऑप्शन में लगा हुआ होगा वो गलत होगा। पाठ्यपुस्तक के बारे में जब भी पूछा जाए तो पाठ्यपुस्तक दे दिया जाए कि मोटी और बड़ी होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत सेंस में है। पाठ्यपुस्तक आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये भी गलत है। जो भी संदर्भ है वो इंपॉर्टेंट होता है इसमें। आकारों का परिचय, केवल आकारों का परिचय से संबंधित जब भी ऑप्शन है वो गलत होता है। खाली समय में किया जा सकता है। कोई काम है कि इस काम, जैसे शिक्षक को ये काम कब करना चाहिए तो उसमें दे देगा खाली समय में करना चाहिए, तो खाली समय से संबंधित ये ऑप्शन हमेशा गलत रहता है। मतलब आप जाते हैं समय निपटाने के लिए, आराम करने के लिए, आराम से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित, खाली समय से संबंधित ऑप्शन मिलेंगे वो गलत होते हैं। केवल आनंद लेने के लिए जब भी ये ऑप्शन है तो वो गलत होता है। यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा गया, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। जैसे कोई ऑप्शन दे दिया गया और उसमें ऑप्शन, कोई क्वेश्चन दे दिया गया, उसमें एक ऑप्शन दिया गया, ये गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, तो ये निगेटिव सेंस में ये गलत होता है। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी। कोई फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है और उसको दे दिया गया कि ये क्या है, तो ये सभी गणितीय समस्याओं में हल करने के लिए बहुत उपयोगी है, तो कोई एक फॉर्मूला ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये नेगेटिव सेंस में हो जाता है। अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता, इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे तो नेगेटिव सेंस में है। वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, यानी कुछ स्कूल्स में ऐसे होते हैं कि बच्चे टॉप करें, इस केवल परीक्षा के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए उसको तैयार करना है, तो ये ऑप्शन मिल जाएंगे तो गलत होते हैं। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, ये भी ऑप्शन मिलेगा, गलत होते हैं। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, ये भी ऑप्शन मिलेगा, वो गलत होते हैं। बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, ये भी ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है। कठोरता कहीं शब्द मिल जाए किसी भी ऑप्शन में तो वो आपका नेगेटिव सेंस में होता है, वो गलत होता है। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, देखा यहां कठोरता है जिसके कारण गलत हो गया। कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाले
देने वाला होना चाहिए। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। मुख्यतः के कारण यहाँ किसी एक चीज पे इंडिविजुअल इंडिकेट कर रहा है, इसके कारण ये गलत है। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, छात्रों को प्रगामी माने आगे का गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। जैसे कोई घटाव हो गया, उसमें कोई त्रुटि हो गया, तो ये उसमें ऑप्शन दे दिया गया बच्चे घटाव नहीं जानता है, तो ये ऑप्शन गलत होता है। कैसे घटाना है ये नहीं जानता है। बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं की घटाव की प्रक्रिया नहीं जानता, ये भी ऑप्शन दिए जाते लगभग गलत होते हैं। यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है, ये भी लगभग गलत है क्योंकि बार बार अभ्यास करने से अच्छा है उसको समझा दीजिए, करके सीखने पे बल दीजिए। कोई प्रैक्टिकल वे आप दिखा देते हैं, जैसे गिनतारा वगैरह प्रस्तुत करके उस पे करके वो सीख लेता है, तो ये महत्वपूर्ण है, ना कि उसे बार बार उसे अभ्यास करवाते रहें। कॉपी में क्वेश्चन में देते रहें कि बनाओ 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 बनाओ, तो उसमें क्या हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन बनाएगा फिर कहेगा कि हमसे नहीं होगा, डिमोरलाइज हो जाएगा, फिर पढ़ने नहीं आएगा आपके पास। अगला है विद्यार्थियों को पहचानने में। अब कुछ एग्जाम वगैरह कुछ करा रहे हैं, उसमें विद्यार्थियों को पहचानने के लिए कहा जाए, मूल्यांकन करा रहे हैं, तो ये किस लिए करा रहे हैं, तो विद्यार्थियों को पहचानने में, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मनोरंजन प्रदान करने की कोई गतिविधि कराया, उसमें ऑप्शन मिलेगा कि मनोरंजन प्रदान करने के लिए हमने गतिविधि कराया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर, इसके आगे सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। तो ये सारे जब भी ऊपर से नीचे तक जो हमने ऑप्शन बताए ये आपने देखे 61 है। जब भी ऑप्शन मिले समझ के प्रश्न को नहीं लगा है, उसका जो शब्द है वो नकारात्मक की तरह तो नहीं है, अगर नकारात्मक की तरह होगा तो ये देखना है और टिक करना है। अगर सकारात्मक होगा तो जो भी ऑप्शन अभी हमने बताए हैं तो इसे क्या करना है, इन ऑप्शन को काट के हटा देना है। यहां पे देखा जाए तो आगे है प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास का अनुक्रम। तो गणितीय विकास का अनुक्रम क्या हो सकता है, इसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर उसमें पूछा जाएगा कि क्रम 1 पे कौन होगा, 2 पे कौन होगा, 3 पे कौन होगा, 4 पे कौन होगा, तो ये बताना होगा। तो सबसे पहले अनुभव प्रदान करना होता है, उसके बाद भाषा के माध्यम से समझाना होता है, फिर चित्र बनाना होता है, उसके बाद प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक लास्ट में आता है, सिंबॉलिक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना होता है। इसके बाद है अगला, देखिए यहां चित्र बनाने के कारण ये पहले है, वहां पे चित्र दिखाने के कारण वो तीसरे ऑप्शन में लास्ट में था। ये प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व यानी सिंबॉलिक के लास्ट में वहां पे था, और यहां पे चित्र बनाने से संबंधित है इसलिए ये पहले है, और ये विकास से संबंधित है। इसके बाद अगला है गणित के कौशल को विकसित करने के लिए, तो गणित के कौशल, गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो समूह बनाना होना चाहिए, एक संगतता तथा क्रमबद्धता आवश्यक है इसमें। जबकि जब भी ऑप्शन में ये दिया जाए संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना आवश्यक नहीं है, तो ये जब भी ऑप्शन में रहे यादृच्छिक रूप से यानी कहीं कहीं से उसको पढ़ा दिया जाए, तो ये ऑप्शन जब भी दिया जाएगा गलत हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है सही है। कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं, गणित विकसित करने के कौशल से संबंधित, तो समूह बनाना, एक संगतता तथा क्रमबद्धता। क्रमबद्धता आपको पता होना चाहिए 1 2 3 कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे अगर इंडिविजुअल कहीं 20 बता दिए 25 बता दिए तो ये गलत होगा ना, इसी के कारण ये जो लिखा गया है ये नहीं होता, आवश्यक ये नहीं है। इसमें देखा जाए अगला क्या है, तो प्रारंभिक संख्या संकल्पना है। ये क्या है, तो इसमें वर्ग समावेशन होता है, संरक्षण होता है और वर्गीकरण होता है। इसमें क्या नहीं होता है, तो मापन नहीं होता है संकल्पना में। इसमें 3 रहता है, कौन कौन सा, वर्ग समावेशन, संरक्षण और वर्गीकरण। इसके बाद अगला है संख्या की समझ। संख्या का समझ का संरक्षण, पंक्तिबद्धता तथा गणना का महत्वपूर्ण, गणना ये सब क्या है, महत्वपूर्ण, संख्या की समझ में महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन अंक लिखना क्या होता है, महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। यानी नेगेटिव ऑप्शन होता है अंक लिखना, चाहे कोई ये 20 30 कुछ भी लिखना, ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव सेंस में होता है, इसे काट देना है। लेकिन संरक्षण, पंक्तिबद्धता और गणना ये महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगला है स्थानीय मान से संबंधित। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए स्थानीय मान की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय मान की जानकारी से ही संख्याओं का सही रूप से लिखा जाना संभव होता है।
ठीक है, ये लाइन याद रखिए। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए स्थानीय मान की पूर्ण जानकारी होना चाहिए, स्थानीय मान का जानकारी होना चाहिए, तभी संख्या का दशमलव निरूपण समझा जा सकता है। स्थानीय मान का अवधारणा ना समझना, कोई बच्चा है जो स्थानीय मान का अवधारणा नहीं समझता है तो क्रम अर्थात स्थान इधर उधर करके गलत जोड़ तथा घटाव आदि में वो गलती करता है। तो बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा है। यानी मान लीजिए कि 83 और 27 घटाना है, किसको घटाना है? 83 और 27 को घटाना है, और इसमें इन्होंने घटा के लिख दिया 64। क्या लिख दिया? 64 लिख दिया, यानी इसको क्या किया, इसमें से घटा दिया, इसको क्या किया, इसमें से घटा दिया, इस तरीके से उल्टा घटा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्थानीय मान का वो अवधारणा नहीं समझ पा रहा है, जिसके कारण वो गलत कर रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके और शब्द दे दिए जाएंगे कि उसको घटाव नहीं आता है, वो ये त्रुटि करता है, वो ये करता है, वो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ पे एक ही चीज क्लियर होगा कि स्थानीय मान का अवधारणा उसको समझ में नहीं आया है। अगला, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या क्या है? मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता में संवर्धन करते हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट है प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए? क्योंकि ये स्थानिक, देखिए स्थानिक जो शब्द है ना, स्थानिक, ये हमेशा लगभग गुड वे में होते हैं। ऑप्शन देखना और टिक करना। जैसे अभी स्थानीय मान का उदाहरण आया है, अभी स्थानीय मान आया, उसके बाद स्थानिक शब्द आया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। स्थानिक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता में संवर्धन में सहायक है। एक और आता है पुनर्समूहीकरण। पुनर्समूहीकरण क्या होता है कि जो आपका हार्सिल वाला नहीं होता, हार्सिल का आप योग वगैरह सिखाते हैं तो उसमें कठिनाई से संबंधित होता है। को देखिए, पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग की कौशल पुनर्समूहीकरण यानी हासिल उधार होता है। हासिल वाले दो अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना यह बताता है। मान लीजिए कोई हासिल वाला जोड़ बना रहा है, उसमें कुछ गलती उससे हो जा रहा है, उसमें कोई कठिनाई समस्या आ रहा है, तो यह क्या बताता है? यह बताता है कि विद्यार्थी को पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है गणितीय प्रक्रम। गणितीय प्रक्रम से संबंधित क्या क्या है? तो यह है आपका पक्षांतरण, मानस दर्शन और आकलन करना। गणित में संरचनात्मक यानी रचनावादी दृष्टिकोण में मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। मानस दर्शन शब्द याद रखिएगा, ये मिलेगा तो टिक कीजिएगा। अगला है, आजकल देखा जाए तो गणित जो है, गणित में वैदिक गणित का बहुत प्रयोग हो रहा है। आपने देखा होगा वैदिक गणित से कोई भी चीज जल्दी ही हल कर देते हैं। ये वैदिक गणित आप जान लीजिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक गणित का ये फॉर्मूला, वो फॉर्मूला, ऐसे करके आपको बहुत सारी चीज मिलते हैं। तो इससे संबंधित भी कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि वैदिक गणित का प्रयोग गणित में गणना के कौशल तथा गणित में विकास में ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ऑप्शन आपको पॉजिटिव में कुछ और बता देते हैं आपको, जैसे बच्चों का अन्वेषण में लगाना। ये पॉजिटिव वर्ड आपके फिर से शुरू हो रहे हैं, लिखा नहीं गया लेकिन याद रखिएगा। बच्चों का अन्वेषण में लगना, ये पॉजिटिव वर्ड है, देखना और टिक करना है। हर कोई गणित सीख सकता है, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड या वाक्य है, यानी सेंटेंस है, आपको इसको भी देख के टिक करना होगा। इसके बाद अगला है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो यह है आपका हो सकता है प्रतीकात्मक संकेत, यानी जो भी सिंबॉलिक संकेत है वो गणित की संरचना तथा कक्ष में अनुभव होता है। लेकिन जब भी इसमें लैंगिक भेद की चर्चा है, जैसे हमने बताया कि लड़कियां बहुत कमजोर होती है, लड़के बहुत तेज होते हैं, कि लैंगिक भेद वाला ऑप्शन इसमें क्या होगा? गलत होता है। इसके बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन अवसर। अब अवसर किसी में मिल जाए, किसी भी ऑप्शन में, वो लगभग सही ही होते हैं। प्रत्येक बच्चे को व्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने का अवसर देना, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं, यानी कोई अध्यापक को यह स्वीकार करना चाहिए
कि जो भी अन्योन्य क्रिया दिया गया है को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। किसी भी चीज को प्रत्येक विद्यार्थी अलग अलग समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। ये है साइकोलॉजी में पाठ है कि सब में सोच अलग अलग होता है, सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सबका अलग अलग भिन्नताएं हैं। अगला है आपका गणित और दूसरे पाठ्येतर छात्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। आपने देखा होगा कोई दुकानदार पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी वो अपना सारा कार्य कर लेता है। तो ये कैसे होता है? किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षक द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। यानी दुकानदार कैसे प्रयोग करता है, इस पे क्या चर्चा होना चाहिए? जी हाँ, इस पे चर्चा होना चाहिए। तो जो इनके मतलब किए जाने गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में, एक विकल्प के रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षक द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। कक्षा में संप्रेषण। गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करने की क्षमता का विकास करना कक्षा में संप्रेषण होता है। अगला ऑप्शन बहु अनुशासनात्मक समस्या। बहु इसका होता है एक से अधिक समस्या। जैसे भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। यहां एक से अधिक समस्या है, इसका मतलब बहु अनुशासनात्मक समस्या है। इसके बाद आते हैं वेन हाइल या वेन हिले के अनुसार ज्यामितीय स्तर। यहां पे देखा जाए तो कितने तरह के ज्यामितीय स्तर से प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम आपको बता देते हैं। अभी तक देखा जाए तो इन्होंने स्तर 0 यानी मानसिक चित्रण, जिसे आप लोग अंग्रेजी में विजुअलाइजेशन, चक्षुषीकरण ऐसे करके हिंदी में दिया जाता है। इसे 3 नाम है, याद कर लीजिए। विजुअलाइजेशन एक ही अंग्रेजी में, इसे याद कर लीजिए, पहला जो स्तर है। अब वेन हेले में क्या क्या पूछा जाता है? को एक ही से पूछा गया है, वो है मानसिक स्तर से कि आकृतियों को दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाता है? वो है आपका मानसिक चित्रण स्तर। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि ज्यामितिक स्तर के कौन कौन से हैं? को ज्यामितिक स्तर के आपके ये चारों हैं, आपके मानसिक चित्रण स्तर, विश्लेषणात्मक स्तर, अनौपचारिक निगमन स्तर, औपचारिक निगमन स्तर। ये 4 ही अभी तक ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, 5वां ऑप्शन दृढ़ता जो है वो अभी तक नहीं दिया गया, लेकिन आपको जानना चाहिए दृढ़ता भी होता है। तो अभी तक केवल प्रश्न आया है मानसिक चित्रण स्तर से। दूसरा वेन हिले के अनुसार क्या होता है, तो आपका ज्यामितिक स्तर वो दिए हैं 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि ये जो 1 2 3 4 स्तर दिए गए हैं, चारों को क्रम के अनुसार लिखने के लिए बात कहा गया है। तो मानसिक के बाद विश्लेषण, विश्लेषण के बाद अनौपचारिक, अनौपचारिक के बाद आता है औपचारिक। अनौपचारिक क्या होता है ये प्रैक्टिकल वे में मैं समझा देता हूं, ये कभी दिक्कत नहीं होगा। मानसिक मिस हो गया, मैं इसको भी समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए, वो चीज मैं समझा रहा हूं। मानसिक मतलब समझिए कि इसको दूसरा नाम है विजुअल, यानी आप देख रहे हैं किसी चीज को, देख के उसके आधार पे वर्गीकृत कर रहे हैं। देखा आपने और कहा कि ये तो गोल है, इधर रखो, ये चरखुट्टा है, इधर रखो, तो ये देख के कर रहे हैं, इसको कहते हैं मानसिक। यानी दिमाग से आपने सोचा और इसे देख के आपने सोचा, इसलिए चक्षुषीकरण या इसको कहते हैं हम लोग विजुअलाइजेशन। इसके बाद विश्लेषण। विश्लेषण किया आपने, विश्लेषण मतलब उसका गुण वगैरह देख लिया आपने। ठीक है, इसके बाद क्या होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक मींस क्या हो गया? अब उसके बारे में औपचारिक रूप से नहीं कहा जाता है ना कि अब तो जैसे क्रिकेट आप लोग मैच वगैरह देखते हैं तो लास्ट में क्या कहता है कि अब तो औपचारिकता ही रह गई है, ये इंडिया टीम इस मैच को जीत रहा है। यानी लास्ट टाइम में क्या कहता है, ये तो औपचारिकता रह गई है, अब लास्ट टाइम में क्या हो रहा है, इंडिया मैच जीत रहा है, इसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। 2-3 रन बनाना होगा, 10 विकेट होगा और 70-80 बॉल होंगे, तो ऐसे कहा जाता है, लास्ट में कहा जाता है ना। इसलिए पहले क्या होगा आपका अनौपचारिक होगा और लास्ट वाला क्या है औपचारिकता ही रह गई, यानी औपचारिक। लास्ट में औपचारिक उन्होंने बोला था कि अब क्रिकेट इंडिया जीत लेगी, अब ये औपचारिकता रह गई, तो ये लास्ट में आता है। इससे पहले था अनौपचारिक। अनौपचारिक शब्द अगर देखा जाए प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ उपयोग होता है, ये भी पूछा जाता है कि जो विद्यालय में होता है किस तरह का पढ़ाई होता है, तो ये पढ़ाई होता है औपचारिक रूप से। आप स्कूल में जाते हैं, फिर आप ड्रेस वगैरह पहन वगैरह जो भी चीज है वो सारी चीज किताब उताब लेके औपचारिक रूप से किसी रूम में जाके बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये औपचारिक रूप से होता है। अनौपचारिक रूप से क्या होता है, तो बच्चे जब छोटे रहते, छोटे से बड़े होते हैं कि किसी से बातचीत करते हुए या कोई भी काम करते हैं, कुछ सीखते हैं बाहर में ही। ऐसा नहीं है कि उनको सिखाया जाता है, ऐसा नहीं है कि बैठा के सिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही उसका वैसा वातावरण क्रिएट किया जाता है, वो खुद से सीखते हैं। कोई काम कर लिए, वहां कुछ गुण सीख लिए, तो ये अनौपचारिक होता है।
बच्चे एनवायरमेंट से अनौपचारिक रूप से बहुत सारे गुण लेके तब वो विद्यालय वो जाते हैं औपचारिक रूप से सीखने। इसलिए अनौपचारिक क्या हो गया, पहले आ गया, औपचारिक बाद में आ गया। एक ही चीज पे लेक्चर देंगे 3 घंटे का हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए वेन हिले का जो ये ज्यामितीय स्तर है, ये पांचों याद कर लीजिए। स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 और स्तर 4 होना चाहिए। ये स्तर 4 कर लीजिएगा, देखिए 5 लिख दिया गया, ये गलत है, स्तर ये 4 होगा। 0 से स्टार्ट करते हैं इसलिए ये 4 तक जाता है। टोटल कितने स्तर हैं? को टोटल 5 स्तर हैं। किनके द्वारा दिया गया है? को वेन हिले, कहीं कहीं हाइल दिया था इसलिए हमने हाइल भी लिख दिया। को वेन हिले के द्वारा दिया गया था। क्या इन्होंने दिया था? कि ज्यामितीय स्तर दिए थे। कितने हैं ये? को 5 हैं। अब इसमें 5 हैं, को पांचों का नाम याद होना चाहिए। और स्तर इनका स्टार्ट कितने से होता है? कि 0 से होता है, इसलिए ये स्तर 4 तक जाता है। 1 नंबर क्या है? को मानसिक चित्रण स्तर। 2 नंबर क्या है? विश्लेषणात्मक स्तर। 3 नंबर आपका क्या है? अनौपचारिक निगमन स्तर। 4था नंबर है आपका औपचारिक निगमन स्तर। और 5वां क्या है आपका? दृढ़ता है। 5वां का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है, यानी स्तर 4 दृढ़ता जो है इसका प्रयोग अभी तक मतलब जो सीटेट का एग्जाम है उसमें प्रयोग अभी तक नहीं किया गया। अब सबके बारे में एक एक मतलब समझ लेते हैं। अभी तक यही प्रश्न पूछा गया है कि आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने की योग्यता, ये क्या कहलाता है? जैसे हमने गोल कहा तो ये अलग छांट दिया गया, इसको मैंने ऐसे बना दिया, ये आयत है तो इसको इन्होंने चरकुटा करके अलग छाट दिया कि ये आयत है, ये गोल है, ये वृत्त है, इस तरह से छाटा तो ये दिखावट के आधार पे हो गया। तो वर्गीकृत करने की योग्यता क्या होता है? मानसिक चित्रण स्तर से संबंधित होता है। यही प्रश्न पूछा गया। दूसरा भी समझ लीजिए, विश्लेषणात्मक स्तर। गुणों के आधार पर अंतर करना, गुणों के आधार पर जो भी उसकी विशेषताएं हैं, जो भी उसके विश्लेषण है, यानी विशेषता मतलब क्या होता है? उसके गुण, उसके गुणों के आधार पर क्या करना? अंतर करना। आकृतियों को खींचना, जो भी आकृति है उसको खींचना। गुणों को मापना इसके अंतर्गत आता है। अनौपचारिक निगमन स्तर, विभिन्न आकृतियों के मध्य संबंध स्थापित करना, जो भी आकृति है उसके बीच का संबंध स्थापित करना। अनौपचारिक रूप से तर्क प्रारंभ करना, अनौपचारिक रूप से क्या होता है? तर्क प्रारंभ करना होता है। अब औपचारिक पे आते हैं। औपचारिक निगमन स्तर क्या होता है? औपचारिक रूप से किसी सिद्धांत को सिद्ध करना, औपचारिक रूप से किसी सिद्धांत को, अब यहाँ पे सिद्ध करना शब्द जुट गया। इनका चौथे पॉइंट में क्या होगा? सिद्ध करना जुट गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है दृढ़ता, अमूर्त रूप से चिंतन करना तथा गणितीय संबंधों को समझना। ये कॉलेज लेवल पे आपका होता है 5वां, यानी स्तर 4 दृढ़ता है ये, और यहाँ कॉलेज लेवल पे होता है। अमूर्त रूप से चिंतन करते हैं और गणितीय संबंधों को समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए लंबाई को मापना, विषय पढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम क्या क्या होगा। मान लीजिए लंबाई के मापना को पढ़ाना है तो क्या श्रेणी क्रम होगा? 4 दे दिया जाएगा, उसको क्रम के अनुसार करना है। तो इसमें सबसे पहले आता है तुलना करना, उसके बाद अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्रमाणिक इकाई को विकसित करना। इसको भी समझा दें, होता क्या है समझ लीजिए। देखिए तुलना करना होता है, कोई भी चीज दे दिया गया, अब लंबाई पढ़ाना है, जैसे समझ लीजिए क्लासरूम में है, आपको लंबाई पढ़ाना है और ये दे दिया गया है क्या है, आप ये इस कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है किसी और के बारे में पूछ दिया जाए लंबाई की जगह पे, तो लंबाई पढ़ा रहे हैं तो 2 चीज उसको हम दे दिए, एक बड़ा लाइन दे दिए, एक छोटा लाइन दे दिए। अब इसमें दोनों में हम क्या करा रहे हैं? बच्चे को तुलना करा रहे हैं कि ये बड़ा लाइन, ये छोटा लाइन है, दोनों में तुलना हो रहा है। फिर अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना। अप्रमाणिक माप क्या होता है? प्रमाणिक माप क्या होता है? प्रमाणिक माप हो गया जैसे लीटर फीटर वगैरह कहते हैं, ये प्रमाणिक हो गया। अब अप्रमाणिक माप क्या हो गया? जैसे मैं उसको हाथ से मापते हैं, बीता जिसे आप कहते हैं, उससे माप रहे हैं, चाहे किसी और चीज से, धागा वगैरह किसी भी चीज से उसको ऐसे करके दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल रूप से दिखा रहे हैं, तो ये अप्रमाणिक माप हो गया। उसके बाद प्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे, यानी अब उसको हाथ वगैरह से नपवा दिए, अब उसके बाद क्या करेंगे? प्रमाणिक माप, यानी जो भी लीटर फीटर जो भी चीज पढ़ा रहे हो उसे माप करें। लीटर, अब लंबाई में लीटर का उपयोग नहीं होता, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। हम ऐसे एग्जांपल के रूप में हमने बोला कि जो भी चीज उपयोग कर रहे हैं उसको माप करा दिए, जो भी प्रमाणिक उसके माप है। उसके बाद प्रमाणिक इकाई का विकसित करना, उसके बाद हम उसके इकाई पे लेके चले गए, उसके यूनिट पे लेके चले गए, तो ये लास्ट में होता है प्रमाणिक इकाई का विकसित करना। ये विकसित हो गया, समझिए कि वो चला गया कि लेंथ है ये। इसके बाद आगे है मौखिक रूप। यदि छात्र मौखिक रूप से बता रहा है परंतु समस्या हल करने में असमर्थ है, मौखिक रूप से किसी भी चीज को बता रहा है लेकिन समस्या हल करने में असमर्थ है, तो इसकी सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है क्या है कि उसको एक कार्य पत्र देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो, उसे खाली स्थान भरना हो। अब देखिए
अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है और इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर इसको समझेंगे नहीं तो बहुत बार गलती करेंगे। देखिए है क्या, मान लीजिए कोई बच्चा है, वो क्या कर रहा है, किसी समस्याओं को बोल के वो सॉल्यूशन दे दे रहा है। ध्यान से सुनिए, बोल के वो मौखिक रूप से मतलब बोल के उस समस्या का सॉल्यूशन बता दे रहा है, हाँ ये होगा ये होगा। लेकिन वो जाता है तो मतलब वो जाता है तो वो लिख के वो इस हल को नहीं कर पाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक क्या है? तो इसके लिए क्या है, उसको एक कार्यपत्र देंगे और उसमें समस्याएं जो होंगी आंशिक रूप से हल होंगी, फिर जो भी खाली स्थान होता है उसे भरने के लिए होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन एक और दे देता है कि वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना गलत होगा। क्यों गलत होगा? अब मान लीजिए हमने बोला कि सर ने बोला था कि वास्तविक अनुभव से, वास्तविक जीवन से संबंधित जो भी ऑप्शन आएगा वो टिक कर दीजिएगा, वो सही होता है। लेकिन यहां पे गलत हो जाएगा, इसलिए ये पॉइंट को लिखा है हमने। इसलिए गलत हो जाएगा कि वास्तविक जीवन मतलब क्या, मौखिक रूप से वो हल कर रहा है, वास्तविक दुनिया से संबंधित वो हल कर रहा है। मौखिक क्या हो गया, हम बाहर में जो है दुकानदार जो होता है मौखिक रूप से सारा चीज हल कर लेता है। हो सकता है लिखना नहीं जानता हूं, लेकिन जोड़ घटाव पैसा गिनना वगैरह सब वो जानता है, और लिखना तक नहीं जानता वो। तो ये हो गया वास्तविक दुनिया से संबंधित वो सारा चीज हल कर रहा है। इसलिए वास्तविक जीवन वाला अनुभव जो यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसे करेंगे क्या, समस्या हल करने में असमर्थ है, तो उसका सबसे अच्छा उपचारात्मक तकनीक है कि उसको एक कार्यपत्रक देंगे जो आंशिक रूप से हल की गई है और उसे खाली स्थान भरना हो। और ये संबंधित किससे हो जाता है, तो आप जानते हैं वाइगोस्टिकी से संबंधित हो जाता है। वाइगोस्टिकी का आपका जो ये है पाढ़, जो है आपका पाढ़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप जानते हैं, स्कैफोल्डिंग, उससे संबंधित हो जाता है। उसमें क्या करता है, वो हेल्प किया जाता है कुछ हद तक शिक्षक द्वारा, जिस तरीके का भी हल हो मतलब हेल्प हो, उस तरह का हेल्प किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल लास्ट टाइम है, केवल बस इसे देखना है और टिक करना है। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड यानी अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। क्यों समावेशित किया जाता है अभ्यास समय को, तो वो है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना होता है। गणित निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चक्षु स्मृति अवरोध है। गणित संबंधित तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, ये आंखों से संबंधित यानी चक्षुष से संबंधित है। उसकी स्मृति से संबंधित क्या क्या है, समय बताने में कठिनाई है। समय का जब भी आएगा ना तो वो आंख से संबंधित ही होता है। तथ्यों को संधारण में अयोग्यता होता है। गणित विकार या निर्योगिता क्या होता है, तो इसे हम डिस्कैल्कुलिया के नाम से जानते हैं। डिस्कैल्कुलिया एक ऐसी अधिगम अशक्तता है जिसमें बच्चे गणित को समझने एवं गणना करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। गणित कौशल जो आपका होता है वो डिस्प्रेक्सिया और प्रेक्सिया के नाम से जाना जाता है। पठन अक्षमता जो होता है डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। पठन यानी पढ़ने का जो अक्षमता होता है वो डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। लेखन यानी जो लिखने से संबंधित अक्षमता होता है वो आपका डिस्प्रेक्सिया से संबंधित होता है। ये डिस्प्रेक्सिया नहीं है, ये याद रखिएगा। लेखन अक्षमता से संबंधित डिसग्राफिया है, ये गलत लिखा गया है, डिसग्राफिया आपका होगा। लेखन अक्षमता से संबंधित आपका डिसग्राफिया से संबंधित होता है, याद रखिएगा। डिसग्राफिया ग्राफ से संबंधित, लेखन अक्षमता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सर्वेक्षण आधारित परियोजना, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी समझ के लिए। दृश्य प्रक्रम प्रक्षेत्र में समस्या दृश्य से संबंधित हमने बताया था, आंख वाला। तो इसमें क्या क्या समय वगैरह से संबंधित होता है, वही चीज है। संख्या संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी के सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। अगला है दृष्टिबाधित छात्र के साथ कार्य करें, तो इसके लिए क्या कार्य करना होगा, तो शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करना होता है। अगर मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित छात्र आपके साथ है तो उसके साथ आप कौन सा कार्य करेंगे, तो उसको जो भी उसके वैकल्पिक जो प्रणाली है, जो भी उसके साधन है उसका प्रयोग करके उसको दूर करेंगे, ऐसा नहीं उसको भगा देंगे। अगला पॉइंट उसी से संबंधित है। दृष्टिबाधित छात्र के साथ ये कार्य नहीं करे, कौन कौन सा, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाना, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देना, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेज देना, ट्यूशन के लिए कहना, किसी और स्कूल में भेज देना, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे तो गलत होगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है दृष्टिबाधित से संबंधित। मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित समझ रहे हैं कि नहीं। दृष्टि मतलब होता है आंख, मतलब जिससे देखता है वो। बाधित मतलब नहीं देख पा रहा है, बाधित मतलब बाधा है, यानी आंख उसका बंद हो रहा है। आई बात समझ में। चलिए दृष्टिबाधित
के लिए शिक्षा को, दृष्टिबाधित के लिए शिक्षा के लिए क्या क्या उपयोग किया जाता है? तो टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि आप जानते हैं ना कि जो आपका ये होता है कंप्यूटर आपका उपयोग होने वाला है दृष्टिबाधित के लिए। ईवीएस में हमने बताया था आपका, इससे पहले वाला वीडियोस आप देख लीजिएगा, वो आपका है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो होता है 3D में आता है, मतलब जिसे टच करके वो करते हैं, टच करके छू के वो लोग करते हैं। ब्रेल लिपि, जो ब्रेल लिपि होता है, ब्रेल लिपि जो होता है वो कंप्यूटर से अब बन रहा है, इसलिए कंप्यूटर यहाँ पे सही है, याद रखिएगा। टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, ब्रेल लिपि के कारण सही है। जियो बोर्ड जैसे उपकरणों का उपयोग, जियो बोर्ड जो होता है जैसे उपकरणों का उपयोग जो होता है गणित में कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षा के साधनों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, यहां पे कभी कभी संख्या चार्ट होता है, संख्या चार्ट के बारे में आगे है, तो संख्या चार्ट के बारे में जब भी ऑप्शन मिलेगा वो निगेटिव सेंस में होता है, गलत सेंस में होता है, तो संख्या चार्ट दृष्टिबाधित के लिए नहीं होगा। ठीक है, व्यवहारिक उपकरण, प्राथमिक स्तर पे व्यवहारिक उपकरणों के उपयोग से, जो भी व्यवहारिक उपकरण उपयोग करते हैं, इससे क्या होता है, उपयोग से बच्चे मूल गणितीय संकल्पनाओं को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, समझते हैं। अगला है प्राथमिक स्तर पे टेनग्राम, बिंदु का खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग। स्थानिक, हमने बताया ना स्थान वाले ज्यादा सही होता है, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। अब जियो बोर्ड, जियो बोर्ड इस तरीके से होता है, इस पे आयत वगैरह बना के दिखाया जाता है। ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताएं के लिए इसका जियो बोर्ड का उपयोग होता है। जियो बोर्ड बहुत ही उपयोगी उपकरण है, इसका उपयोग बच्चों को त्रिकोण, वर्ग, आयत जैसी ज्यामितीय आकृतियों दिखाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। वर्ग और आयत के बीच का अंतर भी जियो बोर्ड की मदद से दर्शाया जा सकता है। जियो बोर्ड तो जमीन पर भी आसानी से बनाया जा सकता है, यानी कील ठोक के उसमें बनाया जा सकता है। इसके लिए चित्र 5, ये चित्र 5 है आपका, के दिखाए अनुसार जमीन पर एक आयताकार चिन्हित करके उसमें 9 या 16 या इससे भी ज्यादा बराबर आकार की टहनियां या तिलियां लगाई जा सकती है। टहनियां या तिलियां उसमें लगाई जा सकती है। वो कितना होना चाहिए, 9 हो सकता है या 16। ठीक है, आगे है गणितीय चिंतन पर विचार। जो गणितीय चिंतन है उस पर विचार के बारे में है। हस्तपरक, प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक जीवन की स्थितियां तथा गणितीय चिंतन एवं विचार संबंध को दर्शाने के 5 तरीके हैं। ये 5 तरीके आप याद कर लीजिए। आगे है आपका गणित में प्रश्न हल करने का कौशल, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना होता है। ये हल करने के, याद रखिएगा हल करने का कौशल कौन कौन है, तो ये है आपके। शिक्षण और अधिगम, कक्षा 1 और 2 में गणित शिक्षण और अधिगम के लिए गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि में समाकलन किया जाना चाहिए, अर्थात अन्य विषयों के साथ गणित का प्रयोग होता है। ये गणित की पहेलियां, गणित में पहेलियां जानते हैं आप लोग, तो गणित के पहेलियां क्या होता है, तो प्राथमिक स्तर पर गणित के पहेलियां समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में मदद करती है। गणितीय संरचना गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का वर्णन करता है। गणित भाषा में निपुणता, तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा रोजमर्रा के भाषा, इसके बाद तक गणितीय करण की स्थिति भाषा, इसके बाद गणितीय समस्या समाधान की भाषा, इसके बाद प्रतीकात्मक भाषा होता है, यानी सबसे लास्ट में आया आपका सिंबॉलिक जो भाषा होता है वो। इसके बारे में हमने ऊपर में भी समझाया, वही चीज आया है, रोजमर्रा वही हो गया। अनौपचारिक रूप से जो होता है वो भाषा, फिर गणितीय स्थिति की जो भाषा होती है उसको, उसके बाद समस्या को हल कर लीजिए, फिर लास्ट में पहुंचा दीजिए उसको प्रतीकात्मक, यानी जो भी सिंबॉलिक है उस पे। गणित में लचीलापन, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या समाधान करने की योग्यता। लचीलापन होता है यानी कुछ रूल तोड़ना एक तरह से, इसलिए एक से अधिक यहाँ उपागम का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान की योग्यता के बारे में है। गणित में त्रुटियां, गणित में जो त्रुटियां होती है वो क्या होती है कि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं, ये त्रुटियां मतलब संकेत करती हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अगला प्रतीकात्मक युक्ति। अभी बहुत सारे हैं और हम चाहेंगे कि ये वीडियो यहां पे क्लोज किया जाए। फिलहाल आपको 3 लिंक और दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखना है।
एक तो 2019 का 3 वीडियोस है, उसे देख लीजिएगा। टोटल प्रीवियस ईयर 2019 दिसंबर का सॉल्व कराया गया, वो अच्छे तरीके से देख लीजिए। उसमें क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व करते हैं वो अच्छे तरीके से समझाया गया। आयत वगैरह का क्वेश्चन है, उसमें कैसे हल करते हैं बेसिक तरीके से समझाया है, उसे देख लीजिए। नहीं भी मन करे तो भी देख लीजिए, 2-3 दिन टाइम में देख लीजिए एक बार। इसके बाद है आपका मैथ का एक वीडियो है आपका 2016 को, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया, प्रत्येक प्रश्न को हल करके बताया गया, उसे भी देख लीजिए। और तीसरा जो आपका सेक्शन है वो है आपका ये आपका सार्वगुणनखंड सार्वगुणज। हम कोशिश करते हैं ये तीनों का वीडियो का लिंक डाल देने के लिए, उसे देख लीजिए। और ये फिलहाल 2 या 3 मेरे ख्याल से जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज समझाने पड़ रहे हैं। अगर इसे समझा रहा हूं, जैसे ये समझा के बता रहा हूं, ये अच्छा है तो इस तरीके से बताइए, नहीं को जैसे रट्टू जैसे नहीं बताया था मैंने, ईवीएस को पूरा एक लाइन करते 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 पढ़ा के हमने खत्म कर दिया, उस तरीके से भी मैं समझा सकता हूं। जो भी तरीका आपको चाहिए वो तरीका कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस तरीके से समझाऊंगा तो समझिए एक वीडियो में, 1 या 2 वीडियो में निश्चित क्लोज हो जाएगा। समझाऊंगा तो थोड़ा समय लगेगा और थोड़ा थकूंगा भी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में आएगा तो समझिए थोड़ा सा घुमा के तो पूछेगा ही। तो फिलहाल आसानी पूर्ण मुझे विश्वास है कि उन तीनों वीडियो का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा वो आज निश्चित ही देख के क्लोज कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जैसे ही समय मिलेगा उसे भी हम जल्द ही क्लोज करेंगे। तो ये वीडियो कैसे लगा ये जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में इस वीडियो को आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि 300 लाइक के बाद ही नया वीडियो आएगा इसका। और बच्चों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वो बच्चे भी इंक्लूड हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अन्य बच्चों के साथ शेयर करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।